विद्यार्थियों, आज की व्याख्यान में हम वसंत का अग्रदूत पर चर्चा करेंगे। यह संस्मरण महाकवि निराला के बारे में है। आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में निराला अपने व्यक्तित्व एवं सृजन दोनों धरातलों पर सर्वाधिक चर्चित एवं विवादास्पद रचनाकार हैं। इस संस्मरण लेख के रचनाकार नई कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय भी लीक तोड़ने वाले कवि हैं। इस संस्मरण पर बात करने से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि की ओर संकेत करना चाहूँगा। अज्ञेय ने अपने मॉडर्न पोस्ट वॉर हिंदी पोइट्री शीर्षक आलेख में निराला के संबंध में लिखा है कि किसी भी तरह से विचार करें, निराला साहित्य में कोई शक्ति नहीं रहे। उस रूप में वे मृत हो चुके हैं। एट अ लिटरेरी फोर्स, एट एनी रेट, निराला इज ऑलरेडी डेड। जब अज्ञेय का ये आलेख प्रकाशित हुआ तो उनका आक्रोश और दुख अपनी सीमा पर पहुंच गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि अपने भूसा मंडी वाले घर में, जो कि लखनऊ में था, उसे पढ़ने के बाद निराला ने इस बात को कई बार दोहराया, निराला इज ऑलरेडी डेड। जाहिर है यह उन पर सबसे बड़ा आघात था। मेरा ख्याल है इसी की तात्कालिक प्रतिक्रिया हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र कविता में हुई थी। सुमनों के प्रति कविता का रचनाकाल 6 अगस्त 1937 है। उसी वर्ष यह माधुरी के नवंबर के अंक में प्रकाशित हुई। निराला की अनामिका जो कविता पुस्तक है, इसमें ये संग्रहित है। इसकी कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं। मैं जीर्ण साज बहुछिद्र आज, तुम सुदल सुरंग सुबास सुमन, मैं हूँ केवल पदतल आसन, तुम सहज विराजे महाराज। ईर्षा कुछ नहीं मुझे यद्यपि, मैं ही वसंत का अग्रदूत, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, मैं रहा आज यदि पार्श्व छवि। अब देखिए, अपने आलेख में निराला पर की गई इस कुत्सित टिप्पणी के लिए अज्ञेय ने बाद में अफसोस जाहिर किया। स्मृति लेखा में निराला पर उनका जो संस्मरण है वसंत का अग्रदूत शीर्षक से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमनों की प्रति कविता से ही जो है लिया गया है। और इसमें वे आत्मस्वीकृति के स्वर में कहते हैं, विश्व भारती पत्रिका में मेरा एक लंबा लेख छपा था। आज ये मानने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि उसमें निराला के साथ घोर अन्याय किया गया था। यह बात 1936 की है, जब विशाल भारत में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी निराला के विरुद्ध अभियान चला रहे थे। यूँ चतुर्वेदी जी का आक्रोश निराला के कुछ लेखों पर ही था, उनकी कविताओं पर उतना नहीं। कविता से तो वो बिल्कुल अछूते थे, लेकिन उपहास और विडंबन का जो स्वर चतुर्वेदी जी की टिप्पणियों में मुखर था, उसका प्रभाव निराला के समग्र कृतित्व के मूल्यांकन पर पड़ता ही था, और मेरी अपरिपक्व बुद्धि पर तो था ही। वसंत का अग्रदूत में निराला को संपूर्णता में जानने का प्रयास जो है अज्ञेय के द्वारा किया गया है। अज्ञेय निराला के अंतरंगों में नहीं है, लेकिन अनेक मुलाकातों में उन्होंने निराला को जिस रूप में देखा और समझा है, उन्हीं मुलाकातों की पगडंडियों के सहारे इस महाकवि की जिंदगी की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया है। निराला को महान बनाने या क्षुद्र बनाने का कोई आग्रह अज्ञेय में नहीं है। निराला शराब पीते हैं, मांसभक्षी हैं, अक्खड़ता उनके स्वभाव में है, लेकिन इसके बावजूद उनमें मानवीय गुणों की प्रचुरता है। सभी कमजोरियों के साथ वे करुणावान हैं, संस्कारी हैं और सार्थक रचनाकार हैं। वसंत का अग्रदूत की अंतर्वस्तु की 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला निराला का व्यक्तित्व, दूसरा निराला के भावबोध के मुख्य आयाम, और तीसरा परवर्ती रचना पीढ़ी के प्रति निराला की दृष्टि। अपने पहले साक्षात्कार के संबंध में अज्ञेय लिखते हैं कि एक चौकी के निकट आमने सामने निराला और उग्र बैठे थे। दोनों के सामने चौकी पर अधभरे गिलास रखे थे
और दोनों के हाथों में अधजले सिगरेट थे। एक दूसरा प्रसंग भी इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है। होमवती जी ने श्रद्धापूर्वक निराला जी को ठहरा तो लिया, लेकिन दोपहर का भोजन उन्हें करा लेने के बाद वह दौड़ी हुई मेरे यहाँ आई। भाई जी, शाम का क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं कि निराला जी तो शाम को शराब के बिना भोजन नहीं करते और भोजन भी मांस के बिना नहीं करते। हमारे यहाँ तो यह सब नहीं चल सकता। यह निराला की मूर्ति भंजक छवि है। इन उद्धरणों से यह भी आभास होता है कि संस्मरणकार निराला को देवत्व मंडित मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में पहचानना और जानना चाहता है। निराला के व्यक्तित्व का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका किसानी संस्कार। अज्ञेय ने निराला के किसानी संस्कारों को उसकी मानसिकता एवं सौंदर्य प्रतिमानों के संदर्भ में उठाया है। कद काठी किसानी सौंदर्य का मूल आधार है। वसंत का अग्रदूत में अज्ञेय ने एक रोचक प्रसंग का वर्णन किया है। अपनी पहली भेंट के बारे में अज्ञेय लिखते हैं कि निराला ने सिर से पैर तक मुझे देखा। मेरे नमस्कार के जवाब में केवल कहा, बैठो। मैं बैठने ही जा रहा था कि एक बार फिर उन्होंने कहा, जरा सीधे खड़े हो जाओ। मुझे कुछ आश्चर्य तो हुआ, लेकिन मैं फिर सीधा खड़ा हो गया। निराला भी उठे और मेरे सामने आ खड़े हुए। एक बार उन्होंने मुझे सिर से पैर तक देखा, मानो तोला, और फिर बोले, ठीक है। फिर बैठते हुए उन्होंने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया तो माना स्वगत स्वर में उन्होंने कहा, डॉल तो रामविलास जैसा ही है। निराला की किसानी संस्कार का दूसरा पक्ष है उनका आतिथ्य भावना। यह उनके व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष है जो किंवदंती की सीमा तक चर्चित रहा है। अज्ञेय ने भी निराला की इस द्रवित करने वाली आतिथ्य भावना का उल्लेख किया है। शिवमंगल सिंह सुमन के साथ अज्ञेय जब निराला के घर पहुंचे तो निराला खाना बना रहे थे। आगे का वृत्तांत अज्ञेय के शब्दों में। इस बीच निराला एक बड़ी बाटी में कुछ ले आए और हम दोनों के बीच बाटी रखते हुए बोले, लो खाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर भीतर लौट गए। बाटी में कटहल की भुजिया थी। बाटी में ही सफाई से उसके दो हिस्से कर दिए गए थे। निराला के लौटने तक हम दोनों रुके रहे। यह क्लेश हम दोनों के मन में था ही कि निराला जी अपने लिए जो भोजन बना रहे थे वो सारा का सारा उन्होंने हमारे सामने परोस दिया और अब दिन भर भूखे रहेंगे। लेकिन मैं यह भी जानता था कि हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। निराला का आतिथ्य ऐसा ही जालिम आतिथ्य है। निराला के व्यवहार में एक अनिश्चित आक्रामकता की ओर भी इस लेख में अज्ञेय ने संकेत किया है। अंग्रेजी का कोई शब्द सुनते ही वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगते थे। इस स्थिति का जिक्र अज्ञेय ने संस्मरण में किया है। निराला ने एकाएक कहा, निराला? कौन निराला? निराला तो मर गया। निराला इज डेड। निराला इज डेड। अंग्रेजी का यह वाक्य सुनकर मैं डरा कि अब निराला बिल्कुल बहक जाएंगे और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या कहेंगे। निराला का पागलपन अज्ञेय के अनुसार एक जीनियस का पागलपन था। उसमें आक्रोश, हीनता एवं पराजय बोध की अनेक स्थितियां मिली हुई थी। आज हमने इस संस्मरण में अज्ञेय ने निराला के व्यक्तित्व के जिन पक्षों पर विचार किया है उसकी चर्चा की है। आगे की व्याख्यान में हम कवि निराला और उनके भावबोध के जो मुख्य आयाम हैं उनके बारे में, और दूसरा ये कि इस संस्मरण का जो एक तीसरा पहलू है कि परवर्ती रचना पीढ़ी के प्रति निराला की क्या दृष्टि रही है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे।